90.4 रेडियो 7 पर आप हैं ममता के साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूँ एक मुलाकात। और आज का एक मुलाकात बहुत ही स्पेशल है। और वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि हमने हैव यू से क्लब के कुछ मेंबर्स को यहाँ इनवाइट किया है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मेंबर्स ही आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे। तो ओवर टू विदित, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रेडियो 7 पर। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, क्लब हैव यू से के मेंबर्स को ये मौका देने के लिए कि वो रेडियो 7 के श्रोताओं के साथ रूबरू हो सके। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि क्लब हैव यू से की मेंबर है। उनका नाम है श्रीमती मंजू शर्मा। मंजू जी एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनका 2 दशकों से ज़्यादा इंश्योरेंस का अनुभव है। इंश्योरेंस के अलावा वो एक नॉन प्रैक्टिशनर लॉयर भी हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करने का उनको पैशन है। तो बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका रेडियो 7 के इस खास शो में जिसका नाम है एक मुलाकात। रेडियो 7 के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन और मुझे आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। सो इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी एक बार फिर से। तो चलिए अपने बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो क्योंकि मंजू जी आज का जो विषय है वो है इंश्योरेंस यानी कि बीमा, और हम सभी सुनते रहते हैं इंश्योरेंस और बीमा के बारे में। काफ़ी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, रेडियो में आता है, न्यूज़पेपर्स में भी आता है। परंतु आज भी हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इंश्योरेंस या बीमा की उतनी समझ नहीं है जितनी कि आज के समय में होनी चाहिए। तो हम आज की चर्चा की शुरुआत एक बेसिक सवाल से करना चाहेंगे कि सरल भाषा में अगर हम आपसे पूछे कि इंश्योरेंस क्या है तो आप हमें क्या समझाएंगे? विदित, बीमा की चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगी। हमारा जीवन बहुत ही अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। लाइफ वर्ड में ही इफ है। ये अनसर्टेनिटी बहुत तरह की हो सकती हैं, डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी। ये सभी वित्तीय तौर से हमें और हमारे परिवार को प्रभावित करती हैं। तो सरल शब्दों में इंश्योरेंस जीवन से जुड़े खतरों को कवर करता है। और बीमा 2 तरह का होता है, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा दुर्घटना से लेकर मृत्यु तक का जोखिम वहन करता है। मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट से या किसी और वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को एक मुआवजा देती है। लाइफ में जो भी अनिश्चितताएं हैं, बीमा एक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये सारी जो अनसर्टेनिटीज हैं वो परिवार को एक फाइनेंशियल लॉस देती हैं। या इसको यूँ कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इज रिप्लेसमेंट ऑफ योर इनकम, क्योंकि घर में जो भी ब्रेड एंड बटर अर्नर है, यदि उसकी किसी भी वजह से मृत्यु होती है तो फैमिली के लिए फाइनेंशियल लॉस है। इट इज़ मोर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। और ये सभी तरह की जो वित्तीय हानि हो सकती है उनकी संभावना से बचाव करती है फैमिली। और तो जैसा मैं समझ पाया हूँ कि एक तरह से ये एक हमारे लिए सुरक्षा कवच है कि किसी भी अनहोनी और दुर्घटना से अगर हमें कोई ऐसा नुकसान होता है जो कि पैसे में हम नाप सकते हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमें एक बीमा का कवर रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से समझाया आपने मंजू जी कि इंश्योरेंस क्या है। पर अगला सवाल मेरे मन में ये आता है कि ऐसा क्यों लगता है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत है? ये हमें पिछले कुछ 2-3 दशकों से ही ऐसा महसूस हो रहा है। उसके पहले के समय में इतना ज़्यादा इंश्योरेंस के बारे में ना तो सुनाई पड़ता था ना दिखाई पड़ता था। तो क्या पहले ये ज़रूरी नहीं था? आज के समय में इसकी ज़रूरत अधिक हो? देखिए, बीमा तो पहले भी उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना आज है, लेकिन पहले उतनी अवेयरनेस नहीं थी। 1956 में LIC की स्थापना हुई और उसके बावजूद 30, 40, 50 साल काम करने के बावजूद हमारा जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है वो 3 से 4% ही रहा। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी जनसंख्या का सिर्फ 4% वर्ग बीमित है, जो कि बहुत कम है। पहले अवेयरनेस के भी इतने साधन नहीं थे। आज 2000 से और अब तक की बात करें तो आज 24 कंपनियां हैं इंडिया में, लेकिन 2000 से पहले सिर्फ एक LIC हुआ करता था। और यदि हम नॉन लाइफ में बात करें तो आज 34 कंपनी है इंडिया में। 2000 में गवर्नमेंट ने जितने भी ये बड़े प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको बीमा क्षेत्र में आमंत्रित किया और एक गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म कर दी जिसको हम IRDA बोलते हैं, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जिस तरह से RBI सभी बैंक को रेगुलाइज करता है, एक कंट्रोल होता है RBI का, उसी तरह IRDA सारे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलाइज करता है। तो आज साधन भी बढ़े हैं, अवेयरनेस भी बढ़ी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आज से 30 साल पहले की आप और 20 साल पहले की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आए हैं। आज रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है।
पहले यदि हम लाइफ की बात करें तो हम एक हेल्दी लाइफ मतलब जीवन यापन करते थे, और आज वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, हम देख रहे हैं हार्ट डिजीज़ बहुत बढ़ रही हैं, तो आज और पहले में बहुत बदलाव है। तो हमें आज बीमा की ज़रूरत भी ज़्यादा है, और बीमा की समझ भी हमें पहले से हुई है कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें बीमा के बारे में एजुकेट करते हैं। गूगल है, आप हर चीज़ उठा के गूगल से सीख सकते हैं। तो अभी जानकारी भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, और ज़रूरत भी बढ़ी है, इसलिए मुझे लगता है कि आज बीमा पहले से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरह से समझाया आपने मंजू जी। तो दो कारण जो समझ में आए कि एक तो संचार माध्यमों का विकास हुआ है, इस वजह से आज हमें कई तरीके से ये समझाया जा रहा है कि क्यों बीमा आवश्यक है। दूसरा कि आपने बताया जैसे लाइफस्टाइल भी हमारी बदल चुकी है, तो हम शायद अब उतना डिसिप्लिन लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, और स्ट्रेस भी बहुत है, जिससे भी इंश्योरेंस का महत्व बढ़ गया है। मंजू जी, एक सवाल अक्सर हमारे पास आता है जब भी हम यार दोस्त या आपस में बैठते हैं, और स्पेशली जब मार्च का समय आता है, तब लोग ये समझते हैं कि यार इंश्योरेंस ले लो और इन्वेस्टमेंट कर लो। तो आप, हम और अभी जब बात कर रहे हैं, हम जोखिम की बात कर रहे हैं, परंतु जब हम इंश्योरेंस लेने जाते हैं तब हम जोखिम की जगह एक निवेश की बात करते हैं। तो इंश्योरेंस एक निवेश का साधन है या जोखिम का साधन? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये भ्रांति सब में ही है थोड़ी थोड़ी। इंश्योरेंस पूंजी बाजार का एक घटक है, इसे पूर्णतः निवेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि मूलतः लाइफ इंश्योरेंस लाइफ की अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए एक मुआवजा है। कंपनी एक सर्टेन अमाउंट, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो लेकर और उसके बदले में लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है। तो इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है उसको हम टर्म प्लान बोलते हैं, एक एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, और एक यूलिप प्लान्स होते हैं। हम लाइफ की बात कर रहे हैं। लाइफ में 2 बड़ी मुश्किलात हैं। पहला ये है कि यदि किसी की असमय मृत्यु हो गई है, अनटाइमली डेथ जिसको बोलते हैं, और दूसरी आप बहुत समय तक जी गए हैं, मीन्स यू लिव लॉन्ग। दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। तो यदि पहली संभावना की बात करें कि यदि घर में ब्रेड एंड बटर अर्नर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे कौन सफ़र कर रहा है? वहाँ फैमिली सफ़र कर रही है, क्योंकि जो धन वो इतने सालों में कमा के लाने वाले थे अब वो नहीं है। ठीक है, एक फैमिली की लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, क्योंकि वो पैसा अब घर पे ही नहीं आ रहा। तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है उसमें हम कहते हैं कि आप एक अच्छा टर्म प्लान लेके रखें कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग इन योर लाइफ, तो आपकी फैमिली को एक आप फिनेंशियल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, आपकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है, तो आप हैं या नहीं है, फैमिली वैसे ही चलनी चाहिए। तो वो एक आपकी प्लानिंग का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। एंड दूसरी जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि इफ़ यू लिव लॉन्गर, आपने पूरी लाइफ की जर्नी भी पूरी करनी है, अपनी फैमिली की सारी जो आपकी उनकी अपेक्षाएं हैं उनको भी पूरा करना है। यदि बच्चे घर में हैं तो उनकी शिक्षा करनी है, उनकी मैरिज करनी है, एंड देन कम्स योर रिटायरमेंट। आपको अपना रिटायरमेंट का जो पार्ट है वो भी पूरा मैनेज करना है, क्योंकि यदि हम देखें कि कोई 60 या 65 इयर्स की एज में रिटायर होते तो 80-85 तक यदि वो सरवाइव करते हैं, तो आपके पास 20 से 25 साल ऐसे हैं जहाँ पे आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें यथावत बनी हुई हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो जाती हैं, बिकॉज उस एज में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, बहुत सारे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उसके बारे में भी आपको एक फंड की ज़रूरत होती है। तो इंश्योरेंस में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी दोनों ही ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और यदि हम 3 तरह के इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म प्लान आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है, एंड आपकी बाकी के जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनसे आप दूसरी तरह की जो प्लान्स हैं, एंडोमेंट प्लान्स हो गए, यूलिप प्लान्स हैं, उनसे आप पूरा कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के जो आपके पड़ाव हैं अलग अलग हिस्सों में, उन आपके जो गोल्स हैं, अदर फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आप अलग अलग जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आपका जो सवाल था कि इंश्योरेंस एक निवेश है क्या, ये पार्शियली निवेश कह सकते हैं, बट पूरी तरह से निवेश नहीं है। तो मैम, आपकी बात सुन के ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे अगर जल्दी चले गए तो भी दिक्कत है और जल्दी नहीं गए तो भी दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया ये बात सुन के। अगला सवाल मेरा ये है कि हम सभी को कभी ना कभी ऐसा कोई टकराया हमसे जब जिसने हमको इंश्योरेंस पिच किया हो या उसने हमको इंश्योरेंस दिया हो, और हम में से कई लोग और हमारे कई श्रोता भी ऐसे होंगे जिनके पास भी कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बीमा उनके पास होगा। तो अब आपकी बात सुन के ये मन में सवाल आता है कि अब ये मैं कैसे जानूं कि क्या मेरे पास जो अभी बीमा है
वो मेरे लिए पर्याप्त है या वो पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए आकलन कैसे करें हम? मुझे ऐसा लगता है विदित कि आपका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है उसमें विविधता लाने के लिए और जोखिम को कम करने के लिए हमें कई विकल्प चुनने होते हैं, जिसमें से बीमा, जिसको हम टर्म प्लान कहते हैं, वो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले आपकी जो नींव है फाइनेंशियल पिरामिड की वो मजबूत होनी चाहिए। उसमें हम कहते हैं कि एक अच्छा लाइफ कवर होना चाहिए और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एंड उसके बाद बाकी की चीज़ें आती हैं जिसमें हम सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में अलग अलग टूल्स में अपना पैसा पार्क करते हैं। तो कौन सा बीमा अच्छा है, कितना लेना चाहिए? सो एज अ रूल आपकी जो भी इनकम है, सालाना इनकम, उसका 20 टाइम्स आपका बीमा ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपकी इनकम यदि 10 लाख है तो आपका बीमा ऑलमोस्ट 2 करोड़ का होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप आने वाले सालों में जो भी पैसा कमा के घर वालों को देने वाले हैं, यदि वो नहीं आता है तो उस इंश्योरेंस कवर के पैसे से फैमिली सर्वाइव कर सकती है, अपने सारे खर्चे, एजुकेशन, जो भी है गोल्स हैं, उनको पूरा कर सकती है। सो एज अ रूल 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए आपका। और उसके अलावा बाकी की जो आपके गोल्स हैं, सो उनको पूरा करने के लिए आपके पास अलग अलग विकल्प मौजूद हैं बाजार में। सो उनके लिए आपको वहाँ पे अपना पैसा डालना चाहिए। तो मैम, बहुत ही अच्छा आंकड़ा आपने दिया कि एटलीस्ट सरलता से हम याद भी रख सकते हैं कि 20 गुना अपनी वार्षिक आय का मेरे पास बीमा होना चाहिए। और फिर इसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट वाला बीमा लेना चाहिए या टर्म प्लान लेना चाहिए? यदि आप अपने फैमिली को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, आपने पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया, एंड उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, मे बी योर किड्स एजुकेशन, देयर हायर एजुकेशन, देयर वेडिंग, एंड देन कम्स योर रिटायरमेंट। तो ये बाकी की जो गोल्स हैं उनको आप अलग अलग जो टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वहाँ पे आपको अपना पैसा डालना चाहिए। इंश्योरेंस जो टर्म प्लान की बात कर रहे हैं वो फैमिली प्रोटेक्शन के लिए है, और उसके बाद नॉर्मली हम एक CPRS बोलते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, फैमिली प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट एंड सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम इसलिए कि जब आप रिटायर होंगे, जब आपकी जो एक्टिव इनकम है वो नहीं होगी, तो वहाँ भी आपको एक रिटायरमेंट फंड की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको एक किसी अच्छे रिटायरमेंट फंड में भी अपना पैसा पार्क करना चाहिए। तो हमें एक स्वाभाविक समस्या जो आती है वो ये है कि जब हम इतने बड़े इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो कई बार उसका जो प्रीमियम आता है वो बड़ा भारी आता है, जिस वजह से हम उसको लेने में संकोच कर जाते हैं। तो इसका कोई सरल रास्ता है कि मैं बड़ा इंश्योरेंस भी ले लूं और प्रीमियम भी मुझे कम देना पड़े? यदि हम फैमिली प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं तो टर्म प्लान का प्रीमियम इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो आपकी क्या एज है उस पर डिपेंड करता है और आप कितने सालों के लिए वो बीमा लेना चाहते हैं। नॉर्मली 85 की एज तक का टर्म प्लान हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि तब तक आपकी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो जाती हैं, बट एक जिम्मेदारी हमेशा रहती है, वो आपके स्पाउस की। तो उस एज में उनके लिए भी एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का आपको इंतजाम करना चाहिए। तो 85 इज़ अ गुड एज जहाँ तक कि आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। और प्रीमियम की जहाँ तक बात है, प्रीमियम उतना ही होता है जितना आप पूरे दिन भर में चाय पानी पे खर्च कर देते हैं। तो आई थिंक ये तो हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टर्म प्लान जो है वो हम बड़ा इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और कम प्रीमियम पे भी ले सकते हैं टर्म प्लान में। बिल्कुल। अब मैम, अगला सवाल ये आता है कि चलिए मैंने सोच लिया कि भाई इंश्योरेंस मेरा जो अभी है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि 20 टाइम्स मेरी जो इनकम का है वो नहीं है। अब लेकिन मैं जब बाजार में इंश्योरेंस लेने जाता हूँ तो आज जैसा आपने बताया 24 कंपनियां हैं इंश्योरेंस के लिए। बिल्कुल। तब एक आम इंसान को ये चैलेंज आता है कि अब इसमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सही है, इसकी पहचान कैसे करें? बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी अच्छी है, इसका तो ये जवाब है मेरा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियां अच्छी हैं। लेकिन यदि हम टर्म प्लान की बात कर रहे हैं तो जिस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है, हमें उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसका पर्पस क्या है टर्म प्लान का, कि इन केस आई एम नॉट देयर तो मेरी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि क्लेम सेटलमेंट ठीक नहीं है किसी कंपनी का और क्लेम देने में कोई अड़चन आ जाती है, तो आपने जो टर्म प्लान किया है, जिस पर्पस से किया है, वो तो वहाँ डिफीट हो गया। तो हमें, और IRDA की साइट पे आप चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे अच्छा है। तो IRDA जो हमारा रेगुलेटर है, तो आपको सारी जानकारी उस पर उपलब्ध है, आप उसकी साइट पे जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि हमारे पास एक रेगुलेटर है जिसका नाम है IRDA, और वो सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों का हित सदैव बना रहे।
परंतु फिर भी हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारी में, हमारे यार दोस्तों में कई लोग ऐसे ही समस्या लेकर भी आते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, अब उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अब वो ये नहीं जानते कि वो कहाँ लेके अपनी फरियाद को जाएं। तो इसका कोई माध्यम आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इंश्योरेंस से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो एक ग्राहक उसको लेके कहाँ जाए, कैसे उसका सुनवाई हो? इसके लिए आप IRD की साइट पे जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक इंश्योरेंस समाधान एक और ग्रुप है जो कि आपकी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। तो आपकी कोई भी शिकायत है कि गलत पॉलिसी दे दी गई है या कोई और इससे रिलेटेड जो भी शिकायत होती है, वो IRD की साइट पे आप जाके अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। एक सवाल ये आता है कि जब भी हम इंश्योरेंस की बात करते हैं या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट हमारे पास आता है तो जनरली वो ये बोलता है कि घर में सभी लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो क्या ये तर्क सही है? क्या घर में जितने भी हमारे रहने वाले हैं, क्या सभी का बीमा आवश्यक है या इसका भी कोई पैमाना है? हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो लाइफ की बात आती है, ठीक है। घर में जो ब्रेड एंड बटर अर्नर है, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस उसका होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। उसको हम कैसे आंकते हैं कि लेट्स से कोई व्यक्ति है 30 साल का, ठीक है, एंड उसकी सालाना आय है 10 लाख और वो अगले 30 साल तक कमाने वाला है, ठीक है। कितना पैसा कमाने वाला है? लगभग 3 करोड़। सही बात है। तो उनको लगभग 3 करोड़ का बीमा ज़रूर लेके रखना चाहिए, क्योंकि बीमा रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो फैमिली को कोई फिनेंशियल लॉस नहीं होता। फैमिली का काम एज इट इज़ चलता रहता है, जो खर्चे हैं उससे क्लेम अमाउंट उसको कॉम्पनसेट कर देता है। और बाकी के जो सदस्य हैं उन पे इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये यदि वो अर्निंग है तो उसी के अनुपात में उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात है कि लोग अपने बच्चों पे इंश्योरेंस ले लेते हैं कि मेरे बच्चों को पॉलिसी कर दीजिए, क्योंकि हम एक इमोशनल फैक्टर में जीते हैं, हम हिंदुस्तानी हमेशा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों पे इंश्योरेंस नहीं, क्योंकि उनके नहीं होने से इमोशनल लॉस है लेकिन फिनेंशियल लॉस नहीं है फैमिली को। तो सबसे ज़्यादा बीमा जो घर में कमा के ला रहा है उनका होना चाहिए। बाकी सदस्यों के लिए आप बाकी के जो टूल्स हैं, जो गोल्स हैं अलग अलग, उनमें अपना पैसा आप पार्क कर सकते हैं। लेकिन टर्म प्लान हमेशा घर के मुखिया का, जो कि पैसा कमा के लेके आ रहा है, उनका होना चाहिए सबसे ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी। आज बहुत सारी बातें हमने आपके साथ कर ली और मुझे लगता है कि हमें जो लोग सुन रहे हैं उनके काफ़ी सवालों के जवाब भी इंश्योरेंस संबंधित आपको मिल गए होंगे। काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि कितना लेना चाहिए बीमा, कहाँ से लेना चाहिए, कोई समस्या आए तो कहाँ जाके हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और परिवार में किसका बीमा होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किसका कम महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि आपने अच्छी तरीके से इस सारे विषयों पे रोशनी डाली मंजू जी, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमारे श्रोता चाहेंगे कि कभी वो आपसे जुड़ के अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहें तो कोई माध्यम है जिससे वो आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे सलाह ले सकते हैं। रेडियो 7 में वो संपर्क कर सकते हैं, और यदि वो चाहें तो मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपना नंबर शेयर करें। सभी श्रोताओं से मैं अपना नंबर अपना शेयर कर सकती हूँ। इट इज़ 9829069847। बीमा संबंधी कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कोई ना कोई समाधान मैं दे पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी, आपने इस अपने बिजी शेड्यूल में से आज हमारे और हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और इतनी अच्छी और काम की जानकारी आपने बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में हमसे साझा करी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया क्लब हैवियर से के मेंबर्स का इस जानकारी के लिए। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया करना चाहूँगा रेडियो 7 का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात श्रोताओं से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।